हेलो। ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग फिर से एक साथ हैं। इससे पहले के क्लासेस में हम लोगों ने गॉस लॉ का स्टडी किया है। गॉस लॉ के साथ साथ गॉस लॉ के जो एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी लाइन चार्ज के लिए, किसी हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेयर के लिए, किसी सॉलिड स्फेयर के लिए और किसी शीट के लिए वगैरह वगैरह। हम लोगों ने इस तरह की चीज़ें सीखी हैं और इन चीज़ों के साथ साथ हम लोगों ने बीच बीच में प्रॉब्लम्स भी किए हैं और उन प्रॉब्लम्स की मदद से हम लोगों का गॉस लॉ का कंसेप्ट और भी ज़्यादा डीप हो गया। अब इन चीज़ों को करने के बाद मैं चाहता हूं कि अब गॉस लॉ के इस डिस्कशन को एक फाइनल टच दूं और इसलिए आज का जो क्लास होगा, आज गॉस लॉ की मदद से हम लोग कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्टर्स वाला जो टॉपिक है वो कंसेप्चुअली बेहद रिच है। आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखने में सवाल आसान लगते हैं, परंतु उसका जो जब ट्रीटमेंट करते हैं आप, तो कभी कभी आंसर आप गलत ला देते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए हम लोग थोड़ा सावधानी से पढ़ेंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, उसको आप अपनी कॉपी पे लिखिएगा और फिर उसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं डिस्कशन ऑन कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते समय हम लोगों ने कंडक्टर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। क्या पढ़ा है कंडक्टर्स के बारे में? कंडक्टर्स वो मटेरियल हैं विच हैव, जिनके पास होता है वेरी लार्ज नंबर ऑफ, बहुत ज्यादा संख्या में मोबाइल चार्ज कैरियर्स। मोबाइल का मतलब है चलने वाले चार्ज कैरियर्स। असल में केमिस्ट्री के क्लासेस में आपने ये पढ़ा भी होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन मेटल्स के अंदर, कंडक्टर्स के अंदर। कभी कभी मैं कंडक्टर्स को मेटल कह देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जब मैं मेटल कहता हूं तो इसका मतलब कंडक्टर होता है। तो जब कंडक्टरों के अंदर में बहुत ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल होते हैं और वो इधर से उधर चलने के लिए पूरी तरह से आजाद होते हैं, ऐसे मटेरियल को हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा कंडक्ट करेगा। इन मटेरियल्स की कुछ खासियतें होती हैं, उस पर हम लोग सबसे पहले गौर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं रिवीजन करा रहा हूं। अगर किसी कंडक्टर को, ये कंडक्टर है, अगर किसी कंडक्टर को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा कि इसके अंदर के जो छोटे छोटे चार्जेज हैं, इसके अंदर के छोटे छोटे निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, उन पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का असर पड़ेगा और निगेटिव चार्जेज इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे और उसके उल्टे साइड में पॉजिटिव चार्ज बचना शुरू कर देंगे। नतीजा यह होगा कि जो कंडक्टर पहले पूरी तरह से अनचार्ज्ड दिख रहा था, अब उस कंडक्टर के अंदर चार्जेज डेवलप हो जाते हैं और इस डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। तो कहने का मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही क्या होता है कि इस रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक फील्ड बनता है। आप देखिए, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर एक फील्ड बनता है। इसको हम लोग कह सकते हैं फील्ड इंड्यूस्ड। आप ठीक से देख सकते हैं कि ये जो फील्ड इंड्यूस्ड है वो बाहरी फील्ड के उल्टा है, बाहरी फील्ड के ठीक उल्टा डेवलप होता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ई इंड्यूस्ड फॉर्म्स, वो बनता है। बनता ही नहीं है, जब तक ये चार्जेज फैल रहे हैं और जा रहे हैं अपनी जगहों पे, तब तक ये ई इन बढ़ता जाता है, इंक्रीज करता रहता है। ये कब तक बढ़ता है? ये तब तक बढ़ता है जब तक ये इसके बराबर नहीं हो जाता है। और थोड़ी देर के बाद फाइनली क्या होगा कि फाइनली जो ई इंड्यूस्ड है और ये जो बाहर वाला फील्ड है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। जब ये उतना बड़ा हो जाएगा तो फिर इसको कैंसिल कर देगा और इसीलिए बीच में फील्ड बनेगी जीरो। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़े समय के बाद फाइनली जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो अंदर में नेट फील्ड जीरो बनती है। मैंने आपको बताया था पहले किसी क्लास में कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो होती है तो हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर चूंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कभी भी कंडक्टर के अंदर नहीं जाएंगी। यहां पर कोई भी फील्ड अंदर नहीं आएगा। और दूसरी बात मैंने आपको ये समझाई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड न सिर्फ यहां पर अंदर नहीं आएगा, वो सिर्फ सरफेस पे ही रहेगा और वो नॉर्मली रहेगा। तो इस चीज पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप चाहें तो फिर से एक बार रिवीजन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाला जो क्लास है
हमारे चैनल पर उपलब्ध, उसको एक बार देख लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कभी भी इस कंडक्टर के अंदर नहीं जाती हैं, वो सरफेस पर ही रह जाती हैं और वो भी परपेंडिकुलर ही रह जाती हैं। परपेंडिकुलर, सारी लाइनें परपेंडिकुलर हो जाती हैं। यहाँ पर निगेटिव चार्जेस कुछ आए हुए हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस कुछ आए हुए हैं। और मैं ये बात आपको एक बार मैंने पहले भी बताया था कि ये वाली लाइनें यहाँ पर खत्म हो गई हैं और ये जो लाइनें हैं वो नई शुरू हुई हैं। ऐसा नहीं कि ये लाइन कंटिन्यूड हो गई है, नहीं, ये लाइन समाप्त, यहां से दूसरी लाइन शुरू, बीच वाला जो इलाका है नो फील्ड जोन है। तो मेटल के अंदर हम लोगों ने सबसे पहली बात जो यहाँ पे ध्यान दी है, कंडक्टर के अंदर हम लोग इस चीज को लिखते भी जाएंगे। कंडक्टर की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा संख्या में पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज मौजूद होते हैं, जो कि चलने के लिए आजादी होती है उनको। और दूसरी बात ये कि इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इज जीरो। ध्यान दीजिएगा, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को कंडक्टर के अंदर आने से मना नहीं किया है, फील्ड आता है, परंतु कंडक्टर एक अपना फील्ड बना करके उस फील्ड को कैंसिल कर देता है। अगली बात, नो फील्ड लाइन गो इन कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर कोई भी फील्ड लाइन नहीं जाएगी, ये बात पहले से जानते हैं। और ऑल फील्ड लाइंस, अगली चीज ये भी है, ऑल फील्ड लाइंस विल गो नॉर्मल ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस पर परपेंडिकुलर होके जाएगी। ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग पहले से जानते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं कि इसके अलावे हम लोग क्या जानते हैं। चलिए तो अब हम लोग आगे देखें। आगे सबसे पहली ये बात, यहां पर हम लोग जरा सा एक कंडक्टर का छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। ये रहा एक कंडक्टर। अब मान लीजिए कि एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर पर हमने कुछ चार्ज प्लस क्यू दिया होगा। हमारे हिसाब से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इनसाइड, ये बात हम पहले से जानते हैं। आप चार्ज देते हैं, ये चार्ज जो है पूरे कंडक्टर के ऊपर फैल जाता है। मान लीजिए कि फैल गया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये कंडक्टर पे चार्ज फैल गया। अब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो थोड़ी देर के लिए चलिए यहां पे कल्पना में हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। हमने यहां पर क्या ड्रॉ किया? एक गॉसियन सरफेस। ये क्या चीज है? एक गॉसियन सरफेस। अब जरा गौर कीजिए कि इस गॉसियन सरफेस को जो मेटल के अंदर है, इनसाइड मेटल, ये तो बड़ी स्पेशल गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस को आप देखिए, इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। क्यों? पहले ही तो बोला था कि अंदर के सारे पॉइंटों पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो जब सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स कैसे आएगा? वहां पे फ्लक्स तो बनेगा ही नहीं। इसलिए इसके अंदर में चूंकि फील्ड जीरो है, इसीलिए इस सरफेस से फ्लक्स जीरो होगा। अगर कोई गॉसियन सरफेस मेटल में आपने खींच दिया है, कंडक्टर के अंदर खींचा है, उसमें फ्लक्स नहीं हो सकता क्योंकि फील्ड है ही नहीं वहां पे। और जब फ्लक्स जीरो होगा तो गॉस का लॉ कहता है कि फ्लक्स बराबर होगा क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट। तो जब ये जीरो है तो ये भी जीरो होगा। इसका मतलब कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज नहीं रह सकता। तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज नहीं रहेगा। याद रखिए कि अगर गॉसियन सरफेस मेटल के अंदर है तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज नहीं रह सकता। तो जब चार्ज अंदर नहीं रह सकता तो कहां जाएगा चार्ज? तो चार्ज बाहर जाएगा। सीधा बात है, अंदर नहीं रहेगा, बाहर रहेगा। लेकिन इस गॉसियन सरफेस को तो हम थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तब तो ये चार्ज इधर भी नहीं रह सकता। तो धीरे धीरे अगर हम इस गॉसियन सरफेस को बढ़ा दें तो हम देखते हैं कि हम इस गॉसियन सरफेस को एकदम सरफेस के पास ले जा सकते हैं। और जब आप इस गॉसियन सरफेस को पूरी तरह सरफेस के पास ले जाते हैं तब आप कहते हैं कि इसके अंदर चार्ज नहीं रह सकता। मतलब कि पूरे मेटल के अंदर चार्ज नहीं रह सकता। तो जब अंदर चार्ज नहीं रह सकता तो चार्ज कहाँ रहेगा? चार्ज बाहर रहेगा। ये एक सच्चाई है। इसलिए चार्ज बाहर रहने वाला जो कंसेप्ट है ये दो चीजों से आता है। सबसे पहला तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और दूसरा क्यू इनसाइड एनी गॉसियन सरफेस जीरो है। तो जब अंदर के गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज जीरो है तो जाहिर है कि चार्ज उसके बाहर होगा। और इसीलिए हम लोग एक नई चीज यहां पे लिस्ट करेंगे कि व्हेन गिवन ए चार्ज, जब हम एक चार्ज को, एक मेटल को हम चार्ज देंगे
किसी भी कंडक्टर को अगर हम एक चार्ज देंगे, देन चार्ज गोज टू सरफेस, चार्ज सरफेस पे चला जाएगा। याद रखिएगा, जैसे ही आप मेटल को चार्ज देंगे फटाक से सरफेस पे चला जाएगा और अंदर कुछ चार्ज नहीं रहेगा, और अंदर फील्ड भी नहीं रहेगा, चार्ज भी नहीं रहेगा। अब हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि कंडक्टर है और उसके अंदर एक कैविटी भी है। कैविटी का मतलब है एक खोखला है अंदर में। तो ये कंडक्टर है और ये उसके अंदर कैविटी है। मैं इसको रंग देता हूं थोड़ा सा ताकि आपको अंदाजा चल जाए कहां कैविटी है। ये कंडक्टर है और ये कैविटी है। अब ध्यान दीजिए, अब मैंने अगर इस पे चार्ज दिया तो यहां तो दो सरफेस है, अब एक बाहरी सरफेस है, एक भीतरी सरफेस भी है। तो क्या चार्ज इस पर आएगा और इस सरफेस पर भी आएगा, क्योंकि मैंने सरफेस कहा है। तो मान लीजिए कि आपने चार्ज दिया और थोड़ा सा चार्ज इस सरफेस पे आ गया और थोड़ा सा चार्ज मान लीजिए कि इस सरफेस पर भी आ गया। अब चेक करते हैं कि क्या हम लोगों ने सही किया कि गलत किया। अब मान लीजिए कि यहां भी चार्ज आपने दे दिया। अब यहां पर एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। आपकी गॉसियन सरफेस ठीक से देख लीजिए पूरी तरह से कहां पे है, पूरी तरह से ये गॉसियन सरफेस मेटल के अंदर बनी है। तो गॉसियन सरफेस मेटल के अंदर बनी है तो गॉसियन सरफेस में से चार्ज इनसाइड नहीं रह सकता, लेकिन आपने तो चार्ज इनसाइड बनाया हुआ है। ओहो, इसका मतलब आपने गलत बनाया है। याद रखिए कि अगर कोई कैविटी है तो कैविटी की सरफेस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर कैविटी की सरफेस पे आपने चार्ज दे दिया तो इस वाली गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इनसाइड पैदा हो जाएगा, जो कि आपको नहीं करना है। इसलिए ध्यान दें कि चार्ज विल नॉट स्टे एट कैविटी सरफेस, चार्ज कैविटी के सरफेस पर नहीं रहेगा। लेकिन अब फंस गए। मान लीजिए कैविटी के अंदर भी एक चार्ज है, तब क्या होगा? ये रहा एक मेटल और ये रही एक कैविटी और ये एक और चार्ज यहां पे हमने क्यू डाला है और पूरी मेटल पे हमने चार्ज प्लस क्यू डाला है, मान लीजिए। अब यहां पे क्या चक्कर है कि आपने यहां पे कैविटी में क्यू चार्ज रख दिया है। अब ठीक से ध्यान दीजिए कि ये क्यू चार्ज रखने की वजह से अब प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। यहां पे आइए, अगर हम अब देखना चाहते हैं कि कैविटी में चार्ज नहीं हो जाएगा तब क्या करेंगे। अगर कैविटी में चार्ज नहीं है तो मैंने पहले ही कहा है उस पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। तो अगर ये चार्ज नहीं है तो ये सारा क्यू चार्ज कहां चला जाएगा? उस सरफेस पे चला जाएगा। चलिए, हमने प्लस क्यू चार्ज सरफेस पे डाला। लेकिन अगर कैविटी में भी चार्ज है तब क्या होगा? तब चलिए हम एक गॉसियन सरफेस खींचते हैं। इस गॉसियन सरफेस को देखिए, ये गॉसियन सरफेस पूरी तरह से मेटल के अंदर है, इसलिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज नहीं रह सकता। लेकिन चार्ज तो आपने डाला हुआ है, तो क्यू चार्ज तो अंदर है। तब मेटल क्या करेगा? मेटल के अपने कानून है, कंडक्टर का अपना कानून है कि वो अपने किसी भी गॉसियन सरफेस में चार्ज नहीं रहने देगा। लेकिन आपने चूंकि चार्ज डाल दिया है, इसलिए मेटल क्या करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉनों से यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज डेवलप करवाएगा। ठीक है, देखिए इसका उल्टा मेटल जो है कंडक्टर अपने सरफेस पे डेवलप करवाएगा। डेवलप करा दिया। अब बताइए कि जब उसने डेवलप करा दिया, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस कर दिया, तो अब इस गॉसियन सरफेस से कितना इसके अंदर में चार्ज है? तो 0 हो गया। कंडक्टर खुश हो गया। लेकिन अब एक और नियम टूट गया। आपने इस कंडक्टर के ऊपर कितना चार्ज दिया था? Q। लेकिन इस झमेले की वजह से अब कितना चार्ज है? Q माइनस Q। तो यहां पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का नियम टूट गया है। इसीलिए इस माइनस क्यू के बदले एक प्लस क्यू चार्ज फिर बाहर भी आएगा, ताकि ये कंडक्टर इसकी वजह से चार्ज इंड्यूस टोटल ना आवे। तो याद रखिए, जब भी कैविटी में कोई चार्ज क्यू रखेंगे तो उसका ठीक उल्टा चार्ज आएगा इनर सरफेस पे, और एग्जैक्ट उसके सीधा चार्ज, इसके जैसा चार्ज आएगा एक अगली सरफेस पे, प्लस क्यू। और ये वाला क्यू तो यहां पे है ही, इसलिए टोटल चार्ज हो जाएगा प्लस क्यू, बाहरी सरफेस पर चार्ज आ जाएगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब मेटल के अंदर कैविटी होती है, उस कैविटी में चार्ज भी होता है, तब कैविटी में यहां पर इस जगह पे चार्ज इंड्यूस्ड आता है। लेकिन इफ कैविटी हैज ए चार्ज, कैविटी में भी अगर एक चार्ज हो, देन कैविटी के इनर सरफेस पर क्या होगा?
कैविटी के इनर सरफेस पर उल्टा चार्ज एंड आउटर सरफेस पर, मेटल के आउटर सरफेस पर सेम चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये जो चीज है इसको आप ध्यान देंगे, यहां पे स्टूडेंट्स जो है अक्सर मिस्टेक किया करते हैं, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ कंडक्टर की है। आइए हम लोग इस पर एक सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है शायद सीबीएसई वगैरह में किसी एग्जामिनेशन में आया हुआ है। यहां पर एक शेल है, ये एक मोटे सरफेस वाली शेल है, जिसमें अंदरूनी सरफेस जो है उसका रेडियस जो है स्मॉल r है, और ये जो बाहरी रेडियस है वो कैपिटल R है। और कहना ये है कि इस सरफेस पर, इसके ठीक सेंटर पर एक चार्ज है Q1 और इस मेटल पे दिया गया है एक चार्ज Q2, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये जो सेंटर पर चार्ज है, इस सेंटर की वजह से, कैविटी के अंदर है, इस कैविटी की वजह से, इस चार्ज की वजह से इस कैविटी के इनर सरफेस पर उल्टा और बराबर चार्ज आएगा। कितना चार्ज हो जाएगा भैया? तो जवाब है कि ये Q1 है, तो -Q1 चार्ज इसकी अंदरूनी दीवार पे आ जाएगा। अब -Q1 चार्ज के चलते ये Q1 फिर यहां पे आएगा, +Q1 फिर चार्ज यहां पे आ जाएगा। एक बार -Q1 आया, चूंकि आपने इस मेटल को निगेटिव कर दिया है, इसलिए इस पार्ट में फिर +Q1 चार्ज आना चाहिए, ताकि टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। इसकी वजह से चार्ज पूरा डेवलप नहीं कर सकते। अब ये जो Q2 चार्ज है वो पहले से यहां पे मौजूद है, इसलिए +Q2 चार्ज यहां पे रहेगा। तो यहां पे बाहरी सरफेस पे टोटल चार्ज हो गया Q1 + Q2। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जरा ये बताइए कि व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी एट द इनर सरफेस। तो इनर सरफेस पे चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा बराबर, व्हाट इज द टोटल चार्ज? -Q1 बाय व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? 4πr²। एंड व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी एट द आउटर सरफेस? तो सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट इज द टोटल चार्ज हियर? Q1 + Q2 बाय 4πr²। इस तरह से आप चार्ज डेंसिटी दोनों सरफेस पर निकाल सकते हैं। हमारे जो गुरुजी थे वो ये कहा करते थे कि देखो, मेटल के बक्सों में तुम चार्ज को छिपा नहीं सकते। ये एक मेटल का बक्सा है ना, इसके अंदर हमने Q1 चार्ज को छिपाने की कोशिश की है, लेकिन Q1 चार्ज यहाँ पे सामने दिख रहा है। तो बक्सा, मेटल के बक्से के अंदर कितना चार्ज आपने डाला है वो मेटल के बक्से के सरफेस पे आपको नजर आएगा। इसीलिए वो कहते थे कि बक्से के अंदर, मेटल के बक्से के अंदर, कंडक्टर बक्से के अंदर आप चार्ज छिपा नहीं सकते। जो भी चार्ज उसके अंदर डाला है आपने, वो सारा चार्ज सरफेस पे नजर आ जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है हमारा, ये कैविटी वाला जो कंसेप्ट है, इस पे हम लोग यहाँ पे गौर करेंगे। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे आगे बढ़े, इसको मिटा देते हैं। अगली जो चीज हम लोगों को ध्यान से देनी है, ध्यान देके पढ़नी है, वो ये कि व्हाट इज द फील्ड। अब हम लोग असल में मेटल के बारे में थोड़ा बहुत समझ गए कि क्या क्या करना है। सबसे पहली बात, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर नहीं करेगी। दूसरी बात यह है कि मेटल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो उसके सरफेस पे नॉर्मली एंड कर जाएगी। तीसरी चीज है कि मेटल के ऊपर जो चार्ज डालेंगे वो सरफेस पे चला जाएगा। दूसरी बात कि अगर मेटल के अंदर कैविटी हुई और तब उस पर आपने चार्ज डाला तो वो चार्ज आउटर सरफेस पे तो होगा, लेकिन कैविटी सरफेस पे नहीं होगा। तीसरी बात कि अगर कैविटी के अंदर भी एक चार्ज है तब गड़बड़ हो जाएगी। कैविटी के अंदर एक चार्ज Q है तो कैविटी के इनर सरफेस पे एक चार्ज -Q आएगा और बाहर में +Q चार्ज एक डेवलप होगा। तो इस तरह से आपको देखना है कि किस कंडीशन में आपको क्या जवाब देना है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है फील्ड ड्यू टू कंडक्टर। फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टर, ये कंसेप्चुअल टॉपिक है और हम लोग जरा इसको गौर से पढ़ेंगे। व्हाट इज द फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड कंडक्टर। असल में हम लोग फील्ड नियर ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टर काफी नजदीक में चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी कंडक्टर से जब आप बहुत दूर चले जाएंगे तो वो कंडक्टर आपको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नजर आने लगेगा, तो फिर वहां पे पॉइंट ऑब्जेक्ट का फील्ड लग जाएगा कि Q/r² हो जाएगा। हम लोग कंडक्टर के नजदीक के पॉइंट्स पे गौर कर रहे हैं। मान लीजिए कि यहां पर एक कंडक्टर है इस तरह का, आपने इस कंडक्टर पर एक चार्ज दिया हुआ है, तो सबसे पहले इस फील्ड की बनावट पे गौर कीजिए। फील्ड यहां से परपेंडिकुलर ही निकलेगा, हम लोग ये बात भी श्योर है। सरफेस से फील्ड परपेंडिकुलर ही होगा, इसीलिए सरफेस अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा
तो फील्ड लाइनें भी थोड़ी मोड़ी आपको तितर बितर नजर आएंगी और चार्ज डेंसिटी भी कम बेसी नजर आएगी। अगर ये पूरी तरह से एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टर है, गोल है, तो फिर ये जो फील्ड लाइनों की बनावट ये भी आपको यूनिफॉर्म लगेगी। इस हालत में तो ये टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए फील्ड भी है हर सरफेस के हर जगह से परपेंडिकुलर गया हुआ है। चलिए ये अरेंजमेंट है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए हम लोग इस जगह पे फील्ड निकालते हैं। इस जगह पे बहुत नजदीक एक पॉइंट है, लेट अस फाइंड फील्ड हियर। तो यहाँ पे फील्ड, सबसे पहली बात गॉस लॉ को देखते हुए ध्यान देना पड़ता है कि फील्ड कितना है नहीं मालूम, लेकिन फील्ड का डायरेक्शन का तो आपको आइडिया है यहाँ पे कि भाई फील्ड ठीक बाहर की ओर निकला होगा, क्योंकि मेटल है, परपेंडिकुलर निकला होगा। तो अब हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने लगते हैं। गॉसियन सरफेस हमने इस तरह का एक ड्रॉ किया। ध्यान दीजिए, हमने शीट में भी एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था। आप शीट वाली कॉपी को जरा तुरंत देखिए ताकि वो वाला और ये केस दोनों एक साथ हो सके। इसमें देखिए, शीट यहां पे मैंने बनाया था, उसको भी मैं बना ही देता हूं, इसमें छिपना क्या है। शीट का गॉसियन सरफेस ऐसा था, लेकिन मेटल के सरफेस का गॉसियन सरफेस ऐसा बना। पहली बात कि शीट की थिकनेस 0 थी, इसलिए गॉसियन सरफेस इस पार और उस पार चला गया। और दूसरी बात है कि जो फील्ड है वो इस सरफेस से भी बाहर निकली और इस सरफेस से भी बाहर निकली, दोनों साइड से बाहर निकली। लेकिन मेटल वाले केस में फील्ड सिर्फ इधर बाहर निकल रही है, अंदर तो फील्ड है ही नहीं। इसीलिए इस जगह पर जब आपको फ्लक्स पूछा गया था जो Q in by epsilon 0, तो आपने फ्लक्स लिखा था E into A एंड इधर का भी आपने लिखा था E into A। बाहर निकलता हुआ फ्लक्स EA प्लस EA आपने लिखा था। Q इनसाइड के बदले में ये एरिया आपने लिखा था सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट, और तब आपने E का फॉर्मूला लिखा था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। ये शीट का था, परंतु यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है। यहाँ पे इधर साइड में फ्लक्स ही नहीं है और इधर साइड में फ्लक्स है, तो कितना फ्लक्स है लिखेंगे E इंटू A। ये एरिया अगर A मान लें हम लोग, तो E इंटू A बराबर व्हाट इज द चार्ज इनसाइड, और इधर का फ्लक्स हम लिखेंगे ही नहीं क्योंकि इधर फ्लक्स 0 है। चार्ज इनसाइड, ये इतना ही चार्ज है ना, यहाँ पे सरफेस पे थोड़ा सा चार्ज मौजूद है, बस इतना ही है, क्योंकि अंदर तो चार्ज है नहीं। ध्यान दीजिएगा, अंदर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज सिर्फ सरफेस पर है। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि मेटल के सरफेस पे ही चार्ज रहता है। तो यहाँ पर चार्ज हुआ सिग्मा इंटू ए। सिग्मा क्या है भाई, तो यहाँ की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और वहां के चार्ज डेंसिटी में इस छोटे एरिया से गुना कर दीजिएगा तो आपको चार्ज मिल जाएगा। बाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे, ए कट गया, ई का फॉर्मूला है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी आपने देखा कि मेटल के सरफेस के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, और ये ठीक बाहर की ओर निकलती है। जैसे यहां पे मान लीजिए सिग्मा 1 है डेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन 0। यहां पर मान लीजिए डेंसिटी सिग्मा 2 है, तो यहां पे फॉर्मूला निकलेगा सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन 0। यहां पे डेंसिटी सिग्मा 3 है, तो यहां पर फॉर्मूला निकलेगा सिग्मा 3 बाई एप्सिलॉन 0। इस तरह से मेटल के अलग अलग जगहों पर डेंसिटी चार्ज की अलग अलग होगी, तो हर लोकेशन पर जस्ट बाहर में फील्ड भी अलग अलग होगी। अगर चार्ज डेंसिटी पूरे कंडक्टर में सेम होगी तो सब जगह सामने में, आगे में, उसके बगल में फील्ड भी सेम होगा। तो मेटल में भी सीधा साधा हिसाब है कि सामान्य तौर पे अगर मेटल गोल है, यूनिफॉर्म शेप का है और आसपास से कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी, तो सब जगह ये फील्ड सेम होगा। परंतु टेढ़े मेढ़े शेप का मेटल अगर आप लेते हैं कंडक्टर, तो उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, और ऐसी हालत में इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह अलग अलग होगा। अब यहाँ पे एक बात, बेसिक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये बहुत ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये किसका फील्ड है? क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, या ये पूरे का इलेक्ट्रिक फील्ड है? इसका जवाब गॉस लॉ पढ़ते समय हम लोगों ने लिया था। गॉस लॉ पढ़ते समय हमने ये बताया था कि किसी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस में फील्ड तो सभी चार्ज बनाते हैं, अंदर वाले भी फील्ड बनाते हैं, बाहर वाले भी फील्ड बनाते हैं, लेकिन फ्लक्स सिर्फ अंदर वाले चार्जेज का होता है। उसी प्रकार इस लोकेशन पर ये जो फील्ड है, ये तो सबने बनाया था, ये सारे चार्जेज का फील्ड है, परंतु फ्लक्स सिर्फ इसी चार्ज का आया था। इसीलिए गॉस लॉ में हमने सिर्फ इसी पोर्शन का फ्लक्स निकाल के और आंसर बना दिया। गॉस लॉ सिर्फ यही फायदा आपको देता है
कि आपको इस लिमिटेड एरिया के चार्ज से पूरे का फील्ड निकलवा देता है, इसके अलावा और कोई फायदा नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि ये फील्ड किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो किसका फील्ड है? जवाब है कि ये पूरे कंडक्टर का फील्ड है, ये पूरे कंडक्टर के चलते है, न कि सिर्फ छोटे सरफेस की वजह से। इस बात पर गौर कीजिएगा कि गॉस लॉ फील्ड निकालता है सारे चार्जेज के चलते, न कि सिर्फ इसकी वजह से। तो याद रखिएगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ ऑल चार्जेज हियर। कंसेप्ट हमेशा ठीक रखिए। और मैं एक बात और जोड़ दूं, मेटल एक विशेष चीज है, अगर आसपास में कोई दूसरा चार्ज भी है जो इस बॉडी पे नहीं है, कहीं और भी है, तो आप ये जान लीजिए उनके चलते भी सब मिला के यही फील्ड होगा। क्यों? गॉस लॉ में आपको पढ़ाया था, गॉस का लॉ ही सीधा कहता है कि इस लोकेशन पर सभी चार्ज फील्ड बनाएंगे। तो यहां पर फील्ड सभी बनाएंगे, ये वाले चार्जेज भी बनाएंगे, बाहर में भी आपने कुछ कुछ Q1 Q2 रखा है, वो भी फील्ड यहां बना रहे हैं, उन सबका फील्ड इसके अंदर काउंटेड है। और गॉस लॉ जो रिजल्ट देता है वो पूरी दुनिया के चार्जेज का फील्ड होता है। इस बात पे आप कंसेप्ट को ठीक रखेंगे। इट्स नॉट द फील्ड ड्यू टू दिस, सो दिस फील्ड इज द फील्ड नियर द मेटल सरफेस ड्यू टू ऑल चार्जेज, ड्यू टू ऑल चार्जेज ये फील्ड है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि भाई हमने तो बाकी चार्जेज को देखा भी नहीं, उसका फील्ड कैसे है। ये ऑल चार्जेज का फील्ड है, टोटल फील्ड है। अगर आप आसपास के माहौल के चार्जेज को अगर हिलाएंगे डुलाएंगे ना, तो मेटल अपने आसपास के सरफेस चार्ज डेंसिटी को चेंज करेगा, इस प्रकार से चेंज करेगा कि फील्ड इतना ही रहे। इसलिए मेटल फील्ड को इतना बना के रखेगा, ये मेटल की खासियत है। आप चार्जेज कितना भी करते रहें। आप समझ गए इस बात को कि मेटल के बाहर जो फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो, इट्स बिकॉज ऑफ ऑल चार्जेज, दिस इज द नेट फील्ड नियर द मेटल सरफेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब हम लोग एनसीईआरटी से एक सवाल बनाते हैं जो खास तौर पे इस कंसेप्ट को आपको मजबूत करता है, क्योंकि अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो आपका जो सवाल है वो गलत हो जाएगा। सवाल कहता है कि एक हॉलो कंडक्टर है ठीक है भाई, ये हॉलो कंडक्टर है। इस हॉलो कंडक्टर में हमने एक छेद कर दिया, इतना बड़ा छोटा सा छेद है, शब्द है टाइनी। मैं आपको बड़ा बना के दिखा रहा हूं, परंतु टाइनी छेद है। उस टाइनी छेद में सवाल है कि यहां पर फील्ड कितना होगा, यहां पे जस्ट बाहर फील्ड कितना होगा, यह सवाल है। ठीक, तो चलिए हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा गया है कि व्हाट इज द फील्ड आउटसाइड दिस टाइनी होल। इस हॉलो कंडक्टर में एक होल बना दिया गया है और चार्ज इस पे डाल दिया गया है। अब पूछा गया है कि ये जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जस्ट होल के पास कितना होगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये जो कंडक्टर है इसके दो टुकड़े हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इस कंडक्टर के दो टुकड़े हैं। पहला टुकड़ा ये वाला है जिसपे जो कि बाकी का कंडक्टर है, और दूसरा टुकड़ा वो वाला है जिसको आपने ये निकाला है, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग अभी पार्ट 2 मान रहे हैं। तो हमारे कंडक्टर के दो टुकड़े हैं, एक है पार्ट 1 और एक है पार्ट 2। इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितना होता है यहां पे? अब आप तो जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितना होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल दिया हुआ है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है निश्चित रूप से ये इन दोनों के फील्डों के चलते बना होगा। ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि E ड्यू टू पार्ट 1 एंड प्लस E ड्यू टू पार्ट 2 ये हुआ होगा। इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पार्ट की वजह से और इस पार्ट की वजह से, दोनों का पार्ट की वजह से ये फील्ड बना होगा। तो उस चीज को आप वहां पे लिख दीजिए। अब आगे बढ़िए। अच्छा, अंदर में जरा बताइए तो कितना फील्ड होता है इस जगह पे? अंदर में, ठीक अंदर में, ये इस लोकेशन पे जस्ट बगल में, उसी तरह से जस्ट अंदर में फील्ड कितना होता है? 0 होता है। अरे भैया 0 कैसे होता है? दिमाग लगाइए
कि आखिर इन दोनों का टोटल फील्ड बाहर इतना क्यों है और अंदर दोनों का फील्ड जीरो कैसे हो गया, क्योंकि ये चार्ज और ये चार्ज ये दोनों ही अंदर फील्ड बनाते हैं। आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ओहो, निश्चित रूप से ये दोनों फील्ड अंदर शायद कैंसिल हो जाता होगा। फील्ड 1 और फील्ड 2, इसका फील्ड और इसका फील्ड अंदर में हो सकता है डायरेक्शन उल्टा हो और बाहर में हो सकता है कि डायरेक्शन दोनों का सेम हो, इसीलिए अंदर में फील्ड 0 बनाता है और बाहर में फील्ड इतना बनाता है। यही कारण हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को समझेंगे अब कि अगर अंदर में दोनों कैंसिल हो गए, इसका मतलब निश्चित रूप से E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। कैंसिल कैसे हो जाएंगे भाई? कैंसिल होने का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। इसका मतलब है कि जो भी ये है वही ये है, दोनों का मात्रा बराबर है। अब यहां पे देखिए इस चीज को, E1 प्लस E2 बराबर दिया हुआ है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको क्या निकालना है? आपको तो कहा गया था कि कैविटी यहाँ पे खाली जगह है, यानी आपको किसका फील्ड निकालने को बोला गया था? सिर्फ E1 का। तो आप इसको 2E1 लिख सकते हैं बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। तो E1 का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो ध्यान दीजिए कि सिर्फ इस पार्ट के चलते, आप गौर कीजिए, जरा सा पूरे को स्टडी कर लीजिए, सिर्फ इस पार्ट की वजह से फील्ड है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, और ये जो पार्ट है इसकी वजह से भी उतना ही फील्ड बनता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 ही बनता है। तो ये पार्ट जितना फील्ड बनाता है, ये वाला पार्ट भी उतना ही फील्ड बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तब टोटल फील्ड कितना हो जाता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 हो जाता है टोटल फील्ड। यहां ध्यान देंगे आप कि यहां पर ये बड़े वाले का फील्ड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, इस छोटे वाले का भी फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, तो नेट फील्ड बनता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। लेकिन अंदर में क्या हो जाता है? अंदर में इसका फील्ड इधर होता है और इसका फील्ड उधर होता है। नतीजा ये होता है कि फील्ड कैंसिल हो जाता है। अब आप बात को समझ गए। इससे यह भी साबित होता है कि जब तक आप इस पार्ट को इन्वॉल्व ना करें, यहां पर फील्ड का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। इसका मतलब है कि जब हमने मेटल का जो फील्ड का डेरिवेशन किया था उस जगह पे, अब आप बताइए कि एक मेटल के बगल में अगर सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 फील्ड है तो ये फील्ड कहां से आई है? ध्यान दीजिएगा कि इस पार्ट में, इस फील्ड में दो हिस्से हैं। इसका आधा हिस्सा ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 यहां का इसका फील्ड है, और बाकी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 इन बाकी के मेटल के हिस्सों का फील्ड है। ये दोनों फील्ड मिल करके सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 बनाते हैं, परंतु अंदर के पॉइंट पे ये दोनों फील्ड उल्टे डायरेक्शन में होते हैं और इसलिए टोटल फील्ड कैंसिल हो जाता है। उम्मीद है कि आप ये कंसेप्ट ध्यान रखेंगे। मेटल के बाहर के किसी पॉइंट पर फील्ड तो पूरी मेटल बनाती है और वो फील्ड इतनी होती है। तो उस फील्ड के दो हिस्से होते हैं। आप अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको यहाँ पे हो रहा हो तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मेटल के बाहर का जो फील्ड होता है वो दो हिस्से में बनता है। फिर से एक बार ले लीजिए ये कंसेप्ट। ये मेटल है, इस मेटल के सरफेस पर कुछ चार्ज है, यहां पर जस्ट बाहर में इस जगह पर जो फील्ड है, इस फील्ड के दो टुकड़े हैं। बाकी का मेटल बनाता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 फील्ड, और ये वाला भी बनाता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 फील्ड। ये टोटल फील्ड मिलके सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 होते हैं, जो आपने पढ़ा था। अंदर क्या होता है कि अंदर इसका फील्ड जो होता है ये तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 होता है, परंतु बाकी की मेटल का फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 दूसरे डायरेक्शन में हो जाता है और इसलिए कट करके इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनता है। सो होल ऑफ दिस मेटल कंट्रीब्यूट्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एनी पॉइंट। ध्यान देना है इस कंसेप्ट पे। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को देखा कि एक मेटल के ठीक बगल में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हम लोग इससे भी एक सवाल भी बना लेते हैं। मान लीजिए, जांच भी कर ले कि भाई पहले से जो जानते हैं क्या वो इंफॉर्मेशन सही है। तो मान लीजिए कि एक गोला है, कंडक्टर है ये, और इस पर हमने क्यू चार्ज डाला है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से चार्ज इसके सरफेस पे आके फैल जाएगा, अंदर में कोई चार्ज नहीं रहेगा। क्वेश्चन है कि ठीक बगल में जरा फील्ड बताइए। तो फॉर्मूले के हिसाब से
फील्ड होगा सिग्मा बाई इप्सिलॉन जीरो, फॉर्मूले के हिसाब से। सिग्मा कितना है, तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिग्मा का फॉर्मूला होगा Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर, चार्ज बटे एरिया, और इप्सिलॉन जीरो। अब आप समझ सकते हैं कि क्या ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर के सरफेस का फील्ड है कि नहीं। सरफेस पर तो यही फील्ड होता था ना, Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर इप्सिलॉन जीरो। सरफेस का फील्ड का फॉर्मूला आपने कई बार निकाला हुआ है, तो देखिए वही फील्ड आ गया है। इसका मतलब हम लोगों ने जो पढ़ा अभी गॉस लॉ की मदद से वो एकदम सही जा रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि फील्ड पैटर्न किस प्रकार से बनाया जाए किसी प्रकार इस प्रकार के सवालों में। तो सवाल ये जो कंसेप्ट है ये सही काम कर रहा है, और जो पहले के हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो भी इसको कंफर्म कर रही हैं। तो आइए हम लोग एक मेटल लेते हैं, इस कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। ये एक मेटल है, ये मेटल है, ये एक इस तरह का एक मेटल है, ठीक है, कैविटी बड़ी सी है। इसमें एक चार्ज Q है, सॉरी Q1 है, मान लीजिए Q1 चार्ज कहीं भी रखा है, और एक चार्ज हमने बाहर रखा है। चूंकि फील्ड पैटर्न समझाना है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा दीवारों को थोड़ा सा मोटा कर रहा हूं, ऐसा कर दे रहा हूं, ओके। और इसके ये मेटल हो गया, ये पूरी तरह से ये एक मेटल है जो इसको डॉट डॉट मैं कर दे रहा हूं, और इसके अंदर में एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज बाहर है। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न है मेरा, दोनों के बीच में डिस्टेंस R ले लीजिए। प्रश्न है, व्हाट इज फाइंड द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। Q1 पर कितना फोर्स है Q2 का। बहुत आसान है, Q2 का फील्ड यहां ऐसा बनेगा, Q2 का फील्ड यहां ऐसा बनेगा। इसको मैं लिख रहा हूं E ड्यू टू Q2। कितना बना रहे हैं भाई आप फील्ड, तो आपको तो मालूम है ये फील्ड कितना होगा, ये होगा K Q2 बाई आर स्क्वायर, इधर साइड में बना है। तो व्हाट इज द फील्ड, फील्ड ड्यू टू Q2 हमने लिखा है K Q2 बाई आर स्क्वायर, तो फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अब यहां पे गड़बड़ हो चुकी है, इस Q2 की वजह से यहां पर चार्ज इंड्यूस्ड आ चुके हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर कुछ चार्ज इंड्यूस्ड वगैरह आ सकते हैं, पॉजिटिव हैं कुछ निगेटिव हैं। मैं इनके ऊपर ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा, कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव चार्जेज कुछ ना कुछ तो आएंगे ही आएंगे, और इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ निगेटिव पॉजिटिव चार्जेज इस कैविटी पे आए हुए हैं। ये मैं नहीं जानता एग्जैक्टली कि क्या स्थिति है। आपने अभी अभी देखा कि हम लोगों ने एक ऐसी चीज़ लिख दी है जो कि आपको परेशानी में डाल सकती है। मैंने अभी आपसे कहा कि मेटल के अंदर फील्ड 0 होता है, लेकिन अभी अभी मैंने इस चार्ज का यहाँ पर फील्ड लिखा। ध्यान से सुनिए, इस चार्ज का फील्ड बनता है, परंतु यहां जो इंड्यूस्ड चार्ज आपको दिख रहा है बाहरी सरफेस पर, वो इंड्यूस्ड चार्ज इतना फील्ड बनाता है जो कि इसका उल्टा होता है, एग्जैक्टली उल्टा और बराबर। ये वाला इंड्यूस्ड चार्ज, ये वाला इंड्यूस्ड चार्ज एग्जैक्टली उल्टा और बराबर फील्ड बनाता है, और इसीलिए नेट फील्ड कैंसिल हो जाता है। तो व्हाट इज द फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेज, वो होगा माइनस K Q2 बाई आर स्क्वायर। तो एक इस चार्ज पे इसकी वजह से फोर्स लगेगा, और इंड्यूस्ड चार्जेज जो फील्ड बनाते हैं उसकी वजह से उधर फोर्स लगेगा। घुमा फिरा के टोटल फील्ड कैंसिल हो गया है और टोटल फोर्स भी कैंसिल हो गया है। तो भले ही Q2 ने Q1 पर अलग से फोर्स लगाया हो, परंतु उस फोर्स को ये इंड्यूस्ड चार्जेज उल्टा फील्ड बना के कैंसिल करते हैं, और इसीलिए Q1 पर टोटल नेट फोर्स नहीं लगता है। नेट फोर्स ऑन Q1 इज 0। Q1 पर Q2 फोर्स लगाता है, परंतु मेटल के द्वारा जो इंड्यूस्ड चार्जेज के द्वारा जो फोर्स लग रहा है Q1 पर, वो जो है इस वाले के कैंसिल कर देता है, और नतीजा होता है कि Q1 के ऊपर में
टोटल फोर्स 0 है। तो अब अगर Q2 को आप इधर से इधर हिलाएंगे तो इसके हिलने से क्या होगा, जब इसके ऊपर टोटल फोर्स 0 ही है तो इसके हिलने डुलने से कुछ भी नहीं होगा। इसके हिलने डुलने से क्या होगा कि इसका ये वाला फील्ड चेंज करेगा, लेकिन मेटल का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इस प्रकार चेंज करेगा कि इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा कैंसिल कर दे, और नतीजा ये हो जाएगा कि Q1 बेचारे पे टोटल फोर्स हमेशा 0 रहेगा, Q1 हमेशा सेफ रहेगा। उसी तरह की बात मैं इसके बारे में भी कह सकता हूं। Q1 यहां पर एक फील्ड बनाएगा जिसको कि आप कह सकते हैं KQ1/r²। Q1 का फील्ड यहां पे आप कह सकते हैं कि KQ1/r², Q1 फील्ड बनाएगा। लेकिन ये बगल का जो इंड्यूस्ड चार्ज है Q1 के पड़ोस वाला, वो भी एग्जैक्टली उसका उल्टा फील्ड बनाएगा, और नतीजा ये होगा कि Q1 पे लगा हुआ Q2 पर Q1 का जो फोर्स है उसके ठीक अपोजिट ये इंड्यूस्ड चार्जेज भी फोर्स लगा देंगे, और Q2 पे लगने वाला टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। Q1 के हिलने डुलने से ये वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हिल डुल करेंगे, और Q1 का फील्ड यहाँ बदलेगा तो उसी हिसाब से ये चार्ज इंड्यूस्ड भी अपना फील्ड बदलेंगे। इस प्रकार से बदलेंगे कि Q1 के फील्ड को ये हमेशा कैंसिल कर देंगे, और नतीजा ये होगा कि Q2 पे लगने वाला टोटल फोर्स हमेशा 0 होगा। ये डिस्कशन आपको लगता होगा कि अरे भाई ये क्या बता रहे हैं, कितना कॉम्प्लेक्स है। कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा कि एक मेटल जो है वही गड़बड़ कर रहा है बीच में। ओवरऑल अगर हम कह सकते हैं, ओवरऑल अगर मैं आपको समझाऊं तो ध्यान दीजिएगा कि अंदर वाले चार्ज का कोई भी फील्ड बाहर, ध्यान दीजिएगा, अंदर वाला चार्ज बाहर जो फील्ड बनाता है, अंदर वाला इंड्यूस्ड चार्ज ठीक उसका उल्टा फील्ड बनाता है। इसीलिए अंदर वाले चार्ज का बाहर में फील्ड अंदर वाले इंड्यूस्ड चार्ज के बाहर के फील्ड से कैंसिल होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला इंड्यूस्ड चार्ज अपने वाले चार्ज के फील्ड को कैंसिल करता है। कहां? बाहर के इलाके में। इस इलाके में खुद ये कैंसिल नहीं करेगा। उसी तरह से इसका जो फील्ड अंदर के इलाके में बनता है, उस फील्ड को बाहर वाला इंड्यूस्ड चार्ज अपना फील्ड बना के कैंसिल कर देता है। इसलिए बाहर के सारे चार्जेज का फील्ड बाहर के इंड्यूस्ड चार्जेज के फील्ड के द्वारा कैंसिल किया जाता है। कहां? अंदर के पॉइंटों पे। Q2 का चार्ज, Q2 का फील्ड इसके फील्ड से कैंसिल नहीं होगा इस लोकेशन पर। ये बाहर ही है ना, यहां पे इसका फील्ड और इसका फील्ड कैंसिल नहीं होगा। Q2 का फील्ड इसके फील्ड से कैंसिल होगा। कहां? अंदर के पॉइंटों पर। उसी तरह से इसका फील्ड इसके फील्ड से कैंसिल होगा। कहां? बाहर के पॉइंटों पे, अंदर के पॉइंटों पे नहीं। अंदर Q1 का जो फील्ड है इसका फील्ड कैंसिल नहीं करता, तो अंदर में फील्ड रहेगा, बाहर में इसका फील्ड जाने नहीं देगा, फील्ड को कैंसिल कर देगा। उसी तरह से इसके फील्ड को आने से ये वाला चार्ज अपना फील्ड बना के इसको रोक देगा और कैंसिल कर देगा। इस स्ट्रक्चर को जिसमें आपने देखा कि Q1 कितना भी आप इसको हिल डुल कर लें, Q2 पे नेट फोर्स कोई भी नहीं आने देगा। उसी तरह से Q2 को कितना भी आप हिला लें, Q1 के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि Q2 के हिलने से Q1 पर Q2 के फोर्स में परिवर्तन आता है, परंतु ये वाला जो चार्ज है एग्जैक्टली उसका उल्टा फोर्स बना के इसको बेचारे को कैंसिल कर देता है। और इसीलिए Q1 इज फुली सेफ फ्रॉम Q2 एंड Q2 इज फुली सेफ फ्रॉम Q1। ये जो मेटल की प्रॉपर्टी है, जिसमें मेटल एक साइड के फील्ड और उनके चेंजेज को दूसरे साइड के फील्ड और उनके चेंजेज से एकदम अलग करके रख देता है, उस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। हम Q2 को Q1 से शील्ड कर चुके हैं, Q1 को Q2 से शील्ड कर चुके हैं। Q1 कितना भी दौड़े कूदे, दूर जाए नजदीक जाए, अंदर से आप उसकी हरकत का पता नहीं लगा सकते। उसी तरह से बाहर में, अंदर में Q1 कितना भी हिले डुले चले, बाहर से उसकी हरकत का पता आप नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई भी फील्ड अंदर से बाहर नहीं जाता। अब आप समझ गए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग किसको कहते हैं। ठीक है, मेटल अपने एक साइड के चार्जेज के फील्ड को अपने उसी साइड के इंड्यूस्ड चार्जेज के फील्ड से कैंसिल कर देता है ऑन द अदर साइड। तो इस स्ट्रक्चर को हम, इस फेनोमेनन को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसी मशीनें होती हैं जिसमें अगर कोई डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट हुआ, बिजली वगैरह जो है
कड़कने के केस में, तो उस किसी भी चीज को अगर आप मेटल के इस बक्से से बंद कर देंगे तो बाहर कुछ भी हो, अंदर कोई भी फील्ड नहीं जाएगा, तो अंदर वाली चीजें सेफ हैं। उसी तरह से अगर आपसे कोई कहे कि भाई बिजली कड़क रही है तो आप कहाँ पे सेफ हैं, बिजली कड़क रही है तो आप अपने को मेटल के एक चैम्बर में अगर बंद कर लें तो आप सबसे ज्यादा सेफ हैं, क्योंकि बाहर कितना भी बिजली हो जाए अंदर में फील्ड नहीं आएगा। तो आप कार के अंदर सेफ हैं, आप पेड़ के नीचे सेफ नहीं हैं। तो ये सब चीजें जो है डिस्कशन की हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ें और जरा सा चार्ज के स्ट्रक्चर पे ध्यान दें। डायग्राम अभी यही रहेगा, इस डायग्राम पे गौर कीजिए। इसको हमने यहां पर क्या किया है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अभी पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि मेटल का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, फिर हमने देखा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ही लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की शील्डिंग क्या होती है, हमने उस पर भी गौर किया। और अब हम लोग एक डायग्राम बना रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचने सीख रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक चार्ज हमने Q1 डाला और मेटल को चार्ज Q2 दिया, तो वो Q2 बाहर रहेगा। एक चार्ज मान लीजिए यहाँ पे Q2 है और मेटल पे चार्ज Q3 है। चलिए ठीक है, अब ध्यान दीजिए, Q1 की वजह से इसके अंदर कुछ निगेटिव चार्ज इंड्यूस होंगे, आपको मालूम है ये चीज, टोटल निगेटिव चार्ज होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे निगेटिव होंगे, हो सकता है उसमें कुछ पॉजिटिव भी हो, परंतु Q1 की वजह से टोटल निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ये चार्ज कितना होगा, -Q1 इंड्यूस होगा। -Q1 के बाद यहां पर +Q1 इंड्यूस होगा, और ये Q3 आप पहले से यहां पे दे के रखे हुए हैं, +Q3 चार्ज इंड्यूस होगा, तो उसको आपने यहां पे पॉजिटिव चार्ज के रूप में दिखा दिया। कुछ निगेटिव भी होंगे, परंतु टोटल चार्ज यहां पे Q1 + Q3 होगा। याद रखिएगा, इसमें हो सकता है कुछ निगेटिव चार्जेस भी हो, परंतु टोटल अमाउंट होगा Q1 + Q3, और यहां पे Q2 तो है ही। तो अगर कोई कहे कि भाई इस पूरे सिस्टम का फील्ड पैटर्न बनाइए, तो हम कैसे बनाएंगे। देखिए, ये Q1 है, तो यहाँ से सबसे पहले आप फील्ड निकाल के निगेटिव में लाना शुरू कीजिए। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं। और परपेंडिकुलर वाला प्रॉपर्टी मत भूल जाइएगा। इसको देखिए आप किस तरह से Q1 से फील्ड निकला है और यहाँ पे आके इस सरफेस पे आके परपेंडिकुलर फंस गया है। ध्यान दीजिए, नियम है कि मेटल के अंदर फील्ड नहीं जाएगा, तो मेटल के अंदर फील्ड गया भी नहीं है, वो कैविटी के अंदर फील्ड है। और कैविटी के अंदर फील्ड तब तक नहीं होगा जब तक अंदर चार्ज ना हो। यहाँ पे अंदर में चार्ज है, अंदर चार्ज है, इसलिए कैविटी में फील्ड रहेगा। कैविटी में अगर चार्ज नहीं है तो कैविटी में फील्ड नहीं रहेगा। यहाँ पे चूंकि कैविटी में चार्ज है, इसलिए हमने कैविटी में फील्ड दिया है, आप देख लीजिए। इसके बाद बाहर से भी तो फील्ड लाइनें निकलेंगी ना, क्योंकि बाहर भी पॉजिटिव चार्ज हमने दिखाया हुआ है, तो बाहर से कुछ फील्ड लाइनें हमने यहाँ पे निकाल दी। और बाहर से फील्ड लाइन निकाली, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तो अब इसको भी तो ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ से जो चार्ज निकलेगा वो Q2 के पॉजिटिव चार्ज से किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, ये चीज आप पहले से जानते होंगे। Q2 का भी पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए Q2 की भी फील्ड लाइनें होंगी। और इस तरह से मेटल का आप देखिए, इस तरह से हमने फील्ड इसमें दिखा दिया। देखिए Q2 का फील्ड किस तरह से अपने को चेंज कर देता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बंटवारा हो गया। ध्यान दीजिएगा कि कैविटी में फील्ड दिखाइएगा, उसको यहाँ पे एंड कर दीजिएगा, फिर आप यहाँ से फील्ड बाहर की ओर निकालिएगा। ये जो इलाका है ये नो फील्ड जोन है, इसमें कोई भी फील्ड नहीं है। यहां से चलने वाली फील्डें यहां खत्म हो चुकी हैं, यहां से नई फील्ड निकली है। तो अंदर में चूंकि नो फील्ड जोन है, इसलिए इस चार्ज के चलने फिरने से, घूमने से, इधर उधर कुछ भी करने से इस इलाके में कोई भी चीज पे फर्क नहीं पड़ेगा। उधर से अंदर के किसी चार्ज के हिलने डुलने से बाहर वाले चार्जेस को पता नहीं चलेगा, क्योंकि मेटल उस चीज को शील्ड कर देता है। अगर मेटल नहीं रहेगा तब तो दोनों आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अगर पर्टिकुलरली पूछेगा कि Q1 Q2 में कितना फोर्स है, तब आप लिख दीजिएगा कि Q1 Q2/r²। तब तो आपको कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच का फोर्स बताइए, तो आप लिख दीजिएगा कि Q1 Q2/r²। लेकिन कोई पूछेगा नेट फोर्स ऑन Q1, तब आपको देखना पड़ेगा नेट फोर्स ऑन Q1 विल बी ड्यू टू दीज चार्जेज ओनली। देखिए ठीक से, इस वाले चार्जेज के चलते यहाँ पे फोर्स हो सकता है, परंतु इस बाउंड्री के बाहर के चार्जेज की वजह से फोर्स नहीं आएगा, क्योंकि मेटल एक साइड का इफेक्ट दूसरे साइड आने नहीं देता। उधर ही जो इफेक्ट डालना होगा, जैसे यहाँ पे 2-3 चार्जेज हों तो वो यहाँ पे फोर्स लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ के चार्ज का जो यहाँ पे फोर्स बनेगा, उसको ये मेटल मिलजुल के इसको कैंसिल करके हटा देंगे। इसी पर्टिकुलर चीज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, किस प्रकार से इसको समझा जाए। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे जरा सा गौर कर लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
कि मेटल का जो सरफेस है या अन्य जगहें उन पर पोटेंशियल को किस तरह से टैकल किया जाए। पोटेंशियल ऑन कंडक्टर्स। और हम लोगों ने क्या हुआ कि हम लोगों ने जब गॉस लॉ को पढ़ा तो उस गॉस लॉ को पढ़ने के दौरान जो पॉपुलर जो डिस्ट्रीब्यूशंस हमने पढ़े, जैसे गोला था, हॉलो स्फीयर था, सॉलिड स्फीयर था, इनमें हम लोगों ने एक चीज़ का ध्यान दिया कि हम लोगों ने फील्ड और पोटेंशियल दोनों का डिस्कशन साथ साथ ही कर लिया। इसलिए मुझे उम्मीद है कि फॉर्मूला तो अब आप नहीं ही भूले होंगे, हमें सिर्फ कुछ बेसिक बातें यहाँ पे समझनी है। बेसिक बातें ये हैं कि एक कंडक्टर के अंदर देयर इज नो फील्ड इन ए कंडक्टर, सबसे पहली बात। और कंडक्टर के अंदर फील्ड नहीं रहेगा और इसीलिए V इज कांस्टेंट। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की खासियत होती है कि उसके अलोंग इन सारे पॉइंटों पे पोटेंशियल घटता चला जाता है और इसके उल्टे साइड में पोटेंशियल बढ़ता चला जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पोटेंशियल घटता है और उसके अपोजिट साइड में पोटेंशियल बढ़ता है। लेकिन मेटल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, इसलिए मेटल के अंदर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है वहां पर पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल चेंज होगा ही नहीं। इस चीज को इसको आप इस डायग्राम से पुनः समझ लीजिए। ये है हमारा एक मेटल और यहाँ पे है एक चार्ज। मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज Q है और Q1 है और मान लीजिए यहाँ पे हमने एक चार्ज Q2 दिया। तो देख लीजिए सबसे पहले फील्ड लाइन खींच लेते हैं। अगर Q1 है तो यहाँ पे -Q1 चार्ज आया होगा, तो -Q1 हम लोग यहाँ पे बना देते हैं और -Q1 के बनाने के बाद यहाँ पे +Q1 आया होगा और फिर ये Q2 भी यहाँ बाहर में दिखेगा। तो इस तरह से बाहरी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ये चीज़ हम लोग कई बार कर चुके हैं कि कैविटी में जो चार्ज होगा उसके उल्टा उसके यहाँ पे आएगा और फिर उसके जैसा चार्ज आएगा और फिर बाकी चार्ज। तो अगर Q1 का फील्ड कोई पूछे तो आप ऐसा बनाना चाहेंगे, Q1 का फील्ड इस तरह का फील्ड आप बनाएंगे। इसको परपेंडिकुलर एंड कीजिएगा, हमेशा सावधानी देखिएगा और फिर यहां से भी आप परपेंडिकुलर फील्ड निकालिएगा। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें पोटेंशियल वाला झमेला है, इसको कैसे इंक्लूड करेंगे। ध्यान दीजिए पोटेंशियल कैसे चेंज होगा। मान लीजिए यहां पर पोटेंशियल V1 है तो इस इलाके में पोटेंशियल घटेगा, यहां फिर पोटेंशियल घटेगा, V1 और कम हुआ V2 और कम हुआ V3, फाइनली आप कहां पे आ गए, मेटल के सरफेस पे V4। अब जब आप मेटल के सरफेस पे आ गए तो सरफेस की हर जगह पर पोटेंशियल V4 ही होगा, क्योंकि हमने कहा है कि मेटल पे सब जगह सेम पोटेंशियल होता है। और V4 ही नहीं, इस जगह पे भी V4 होगा, इस मेटल के अंदर V4 होगा, हर जगह V4 ही पोटेंशियल है और बाहरी सरफेस पर भी V4 ही रहेगा। इसलिए मेटल की भीतरी सरफेस, बाहरी सरफेस और उसके अंदर का इलाका सबका पोटेंशियल सेम ही होता है किसी भी स्थिति में। वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चाहे नहीं हो, चार्ज हो नहीं हो, फील्ड कहीं भी हो, मेटल अपने चार्जेज को इस प्रकार से अरेंज करता है कि उसका पूरा पोटेंशियल एक ही होता है। और अब सरफेस पे यहाँ पे V4 है, लेकिन फिर अब यहाँ पे चेंज होना शुरू हो जाएगा, V5, V6, V7। तो आप देख सकते हैं कि फील्ड के अलोंग पोटेंशियल चेंज होगा, परंतु मेटल के अंदर वो रुक जाएगा और फिर बाहर से पोटेंशियल जो है चेंज होने लगेगा। तो इस तरह से आप एक ओवरऑल आपको आइडिया हो गया होगा कि मेटल में पोटेंशियल को किस तरह से वेरी कराया जाए। हम लोगों ने ये कंसेप्ट देखा, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इस यहाँ ठीक है, मुझे तो लग रहा है कि आपको दिख रहा होगा ये। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो डायग्राम है ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं काफ़ी डेंस हो गया है, तो इसलिए मैं अपने लैपटॉप को देख करके उसको वेरीफाई कर लेता हूँ कि हाँ आपको शायद ये दिख जा रहा होगा। इससे मैं ये भी देख लेता हूँ कि जब इधर लिख रहा हूँ तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पीछे छिप जा रहा है। तो ये जो लैपटॉप है मुझे मदद करता है ये देखने में कि आप कितना देख रहे हैं मुझे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ें। अब पोटेंशियल ऑन अ कंडक्टर वाला जो टॉपिक है इसको आगे बढ़ाएं। तो अब आगे बढ़ के हम देखते हैं कि अब यहाँ पे जरा सा आ जाइए, समुंदर के बारे में सोचते हैं। व्हाट इज द आइडिया अबाउट द सी, ओशन। समुंदर में बहुत सारा पानी है और जहां पर पानी होता है वहां पानी का एक लेवल होता है, यानी उसकी सतह होती है। क्या आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे समुंदर में पानी बढ़ेगा उसकी लेवल भी बढ़ेगी, लेवल ऊंची उठेगी। लेकिन क्या आपने सुना है कभी कि समुंदर की सरफेस ऊंची हो गई, लेवल ऊंचा हो गया? नहीं। समुंदर इतना बड़ा है, समुंदर में इतना पानी है
कि उसकी सतह को ऊंचा उठाने में हमें बहुत पानी देना पड़ेगा। उतना पानी हमारे पास नहीं है। 2-4 बाल्टी पानी डालने से समुद्र की सतह नहीं ऊंची उठने वाली है। अब उसी चीज को आप अपने लाइफ में ले आए। चार्ज जहां कहीं भी होता है, चार्ज का एक लेवल होता है, उसी लेवल को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। तो चार्ज को मान लीजिए कि पानी की तरह भरा हुआ है, तो उसकी ऊपरी सतह उसका पोटेंशियल हो गई। तो जहां पे चार्ज होगा वहां पर उसका लेवल होगा भी। तो चार्ज का लेवल को कहते हैं भी। अगर आप उस जगह पे और चार्ज डालेंगे तो जाहिर है कि उसका लेवल ऊपर उठता चला जाएगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा चार्ज हो समुद्र के जैसा, तो अगर चार्ज बहुत ज्यादा हो किसी जगह पर, तो उसके लेवल को उठाना थोड़ा मुश्किल होगा। अब ध्यान दीजिए कि हमारे आसपास सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज पृथ्वी है। पृथ्वी में इतना ज्यादा चार्ज है, पॉजिटिव निगेटिव तरह तरह के चार्ज अंदर भरे पड़े हैं, और इसका इतना बड़ा साइज है कि हम ये मानते हैं कि इसका पोटेंशियल को चेंज करना बहुत मुश्किल है। हम लोग किसी भी तरह से अपनी कितनी भी बड़ी मशीन का इस्तेमाल करके पृथ्वी का, अर्थ का पोटेंशियल यानी चार्ज का लेवल नहीं बदल सकते। उसके लिए बहुत चार्ज चाहिए, उतना हमारे पास नहीं है। इसीलिए अर्थ इतनी बड़ी है कि उसका पोटेंशियल चेंज नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली उसका पोटेंशियल हम चेंज नहीं कर सकते। यू कांट चेंज इट्स पोटेंशियल। अर्थ का पोटेंशियल नहीं बदलेगा। तो जब अर्थ का पोटेंशियल नहीं बदलेगा तो अर्थ के पोटेंशियल का कुछ नाम रख देते हैं। तो आगे से हमने एज्यूम कर लिया कि अर्थ हमेशा जीरो पोटेंशियल पर होगी। ध्यान दीजिए कि अर्थ का पोटेंशियल एक्चुअली जीरो नहीं है, परंतु वो इतना कांस्टेंट है कि हम उसको ऑलमोस्ट जीरो मानते हैं। तो अर्थ के पोटेंशियल को हम जीरो मानते हैं। आगे से इस बात को समझ लीजिएगा। तो जीरो पोटेंशियल 2 जगहों पे हो गया है। जीरो पोटेंशियल इन्फिनिटी पे है, और अर्थ के पोटेंशियल को आपने शॉक से जीरो माना। तो जिस चीज को भी आप अर्थ से कनेक्ट करेंगे, अगर आप किसी चीज को, किसी कलम को, किसी मेटल के बक्से को अर्थ से आपने कनेक्ट कर दिया, तो उसका भी पोटेंशियल उतना ही हो जाएगा जितना कि अर्थ का है, और इसीलिए उसको कह देंगे हम कि उसका भी पोटेंशियल जीरो हो गया। और इस प्रोसेस को हम कहेंगे अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब होता है कनेक्टिंग विथ अर्थ। जैसे ही आप अर्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे, उसको हम कहेंगे अर्थिंग। जैसे ही किसी चीज को आप समुंदर से कनेक्ट करते हैं, क्या होता है? समुंदर से अगर आप किसी चीज को कनेक्ट करते हैं, कि मान लीजिए आपके पास पानी का एक बर्तन है और आपने उसको समुंदर से जोड़ दिया, तो क्या होगा? 2 चीजें होंगी। अगर आपका बर्तन समुंदर से ऊंचा है तो बर्तन में से पानी समुंदर में जाएगा, और अगर आपका बर्तन समुंदर के पानी से नीचा है तो समुंदर से पानी उस बर्तन में आएगा। लेकिन फाइनली आपके पानी का लेवल और समुंदर के पानी का लेवल बराबर हो जाएगा, वरना पानी फ्लो होता रहेगा। उसी तरह से मैं कह रहा हूं कि जब मैं किसी चीज को अर्थ से जोड़ता हूं, तो अर्थ से चार्ज उस बॉडी में आ सकता है, या उस बॉडी से चार्ज अर्थ में आ सकता है, तब तक जब तक बॉडी का चार्ज पोटेंशियल भी ना हो जाए। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जब आप किसी चीज को अर्थ से जोड़ेंगे तो चार्ज में ट्रांसफर, चार्ज उसका अर्थ में जा सकता है और अर्थ से बाहर भी निकल सकता है, बट फाइनल टोटल पोटेंशियल उसका जो होगा वो जीरो होगा। याद रखिएगा, अर्थ जिस ऑब्जेक्ट को करेंगे उसका टोटल पोटेंशियल जीरो होगा, लेकिन चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, इधर उधर चार्ज चला जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए टेक्निकली याद रखिएगा मेरी सलाह कि जब भी आप अर्थ से किसी चीज को जोड़िएगा तो उसके चार्ज को फट से एज्यूम कर लीजिएगा x, क्योंकि जो पहले से चार्ज है अब वो तो खत्म हो गया। उसको एज्यूम क्या कर लीजिएगा कि अब चार्ज x है, और टोटल पोटेंशियल जीरो कर दीजिएगा, उससे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। अर्थिंग मीन्स चार्ज इज अननोन, चार्ज इज x, चार्ज को x कर देना है, और टोटल पोटेंशियल इज जीरो। चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक सवाल बना के देखें। अर्थिंग का ये हरगिज मतलब नहीं है कि चार्ज जीरो। कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, कहते हैं कि जैसे ही अर्थ हुआ उसका चार्ज जीरो हो गया। नहीं नहीं, अर्थ का मतलब चार्ज जीरो नहीं, अर्थ का मतलब है पोटेंशियल जीरो। चार्ज कैन बी एनीथिंग। आइए हम लोग एक सवाल बनाएं ताकि हम लोग अर्थिंग के कंसेप्ट को समझ सकें। मान लीजिए ये एक हॉलो शेल है, इसका रेडियस r है,
यहाँ पे चार्ज Q हमने डाला है सेंटर पे। तो जरा बताइए कि चार्ज का बंटवारा कैसे होगा, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हॉलो शेल है, तो चूंकि मेटल है, मेटालिक है, सब कुछ मेटल का रहेगा आज, तो निश्चित रूप से ये अब एक मेटल कैविटी हो गई, तो यहाँ पर निगेटिव Q चार्ज आएगा निश्चित रूप से, क्योंकि मेटल की कैविटी है तो यहाँ पर निगेटिव Q चार्ज आएगा, और निगेटिव Q चार्ज के चलते यहाँ पे प्लस Q चार्ज आएगा भैया, क्योंकि मेटल में टोटल चार्ज तो जीरो ही है। अब आपने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। मान लीजिए कि इस जगह का पोटेंशियल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप भाई इसका पोटेंशियल बताइए, तो उसका पोटेंशियल होगा सारे चार्जेज की वजह से इसका पोटेंशियल लिख दीजिए। तो इसकी वजह से इसका पोटेंशियल होगा KQ बाई आर प्लस इसकी वजह से इसी का पोटेंशियल। आप देखिए दोनों चार्ज मिलके जीरो ही हो जाएंगे मेरे ख्याल से, इसलिए इसका पोटेंशियल हो गया जीरो, और इसलिए V का फॉर्मूला टोटल आया KQ बाई आर इज द पोटेंशियल ऑफ दिस सरफेस। आसान है, कोई बहुत भारी सवाल तो नहीं है। सवाल तब पैदा होता है जब मैं इसको अर्थ कर देता हूं। जैसे ही मैंने अर्थ किया, अब आपको क्या स्टेप लेना है, जैसे ही मैंने अर्थ किया, फटाक से ये वाला चार्ज x हो जाएगा। मैंने कहा था ना, जिस चीज को आप अर्थिंग कर देंगे उसके चार्ज को x मान लीजिएगा। अंदर वाले को आपने क्यों नहीं किया, उसको भी कर सकते थे। अंदर वाले को हमने माइनस Q इसलिए किया क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी है कि इसका अपोजिट चार्ज अंदर वाली सरफेस पे रहेगा। तो कनेक्शन जिस सरफेस से किया है उसका चार्ज हमने x मान लिया है। और अगली बात ये करनी है कि अब इसका पोटेंशियल जीरो करना है। इसका पोटेंशियल अब जीरो है, श्योर। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखिए, तो पोटेंशियल आएगा KQ बाई कैपिटल R प्लस K माइनस Q बाई कैपिटल R प्लस K X बाई R। इसका भी तो पोटेंशियल बनेगा, इसको मिलाएंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो KX बाई R इक्वल टू जीरो, X का बदले भी जीरो होगा। हाँ, इसका मतलब X जीरो होगा। अर्थिंग करते ही बाहरी सरफेस की चार्ज जीरो हो गई। पहले कितना चार्ज था, पहले यहां Q चार्ज था, अब कितना चार्ज है, जीरो चार्ज है। तो Q चार्ज कहां गया, Q चार्ज अर्थ को चला गया। अर्थ ने इसका Q चार्ज ले लिया और यहां पे जीरो चार्ज डेवलप हो गया। इस चीज को आप गौर करेंगे, अर्थिंग करने से चार्ज x मान लीजिएगा और फील्ड पोटेंशियल जीरो कर दीजिएगा, आपका सवाल बन जाएगा। चलिए हम लोग एक और सवाल यहाँ पे बनाते हैं। इस सवाल को बनाएंगे तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। चलिए हम लोग एक छोटा सा सवाल लेते हैं। चलिए ये जो सवाल है इसमें 2 कूलम चार्ज है और यहाँ पे 1 मीटर का रेडियस है। यहाँ पे एक और हॉलो शेल हमने रखा है। इस हॉलो शेल का हमने 2 मीटर का रेडियस रखा है और 4 कूलम चार्ज इस पे रखा है। और एक और लीजिए बाहर भी कर देते हैं। एक और हमने शेल बना दिया है जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये जो बाहरी शेल है इसका रेडियस 3 मीटर है, इस पे 6 कूलम का चार्ज दे दिया है। ये आपका सवाल हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीधा है, 2 कूलम यहां होगा, 2 कूलम यहां पे है ही, यहां पे -2 डेवलप होगा और +2 यहां डेवलप होगा, लेकिन इस पे ऑलरेडी 4 है तो +4 कूलम भी होगा, इसलिए इस पे 6 कूलम चार्ज होगा। फिर 6 यहां होगा तो -6 कूलम यहां डेवलप होगा, लेकिन यहां पे ऑलरेडी 6 कूलम आपने दिया हुआ है तो इस 6 की वजह से 6 कूलम आगे जाएगा और ये वाला 6 कूलम प्लस मिला के हो जाएगा 12 कूलम। माने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि 2 कूलम यहां और 6 कूलम यहां और 12 कूलम यहां। ये सरफेस वाइज हमने चार्ज आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया। आप देख सकते हैं 2 कूलम 4 कूलम 6 कूलम के बदले सरफेस वाइज कैसे हो गया, 2 कूलम -2 कूलम, बाहर में 6 कूलम, फिर यहां पे -6 कूलम, फिर वहां पे 12 कूलम। इस तरह से सरफेस का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। क्वेश्चन है, 1 मिनट, सॉरी, लैपटॉप की बैटरी डाउन हो रही थी। हाँ, आगे बढ़ेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए कि मैंने इस बाहरी सरफेस को अर्थिंग कर दी, तो अब क्या होगा।
अब ध्यान दीजिए कि जैसे ही मैंने बाहरी सरफेस को अर्थिंग कर दी तो बाहरी सरफेस का चार्ज 12 ना होके क्या हो गया x। अब बाकी डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए, 2 कूलम यहां रहेगा ही रहेगा, यहां -2 कूलम आएगा ही आएगा, -2 के बदले यहां पर 2 कूलम आएगा और ये 4 कूलम भी आएगा, तो +4 कूलम यानी कि 6 कूलम आएगा, फिर ये -6 कूलम आएगा, लेकिन ये वाले को हम x छोड़ देते हैं क्योंकि हमने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया था, तो ये x आ गया। अब इसका टोटल पोटेंशियल 0 लिखना पड़ेगा सर, तो 0 कर देते हैं। चलिए, इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा k इंटू 2 बाई रेडियस डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, इसके चलते यहां पे जब आप निकालेंगे तो चूंकि ये बाहर है इसलिए फॉर्मूले में डिस्टेंस लिखेंगे, तो 3 मीटर हो गया, प्लस इस वाले चार्ज की वजह से बाहर पोटेंशियल लिखेंगे तो k, ये टोटल चार्ज कितना है, तो ये 6 है और ये -2 है, टोटल चार्ज 4 है, तो k इंटू 4/3 ही लिखेंगे क्योंकि इसके भी बाहर है, फिर 3 लिखना पड़ेगा, प्लस k और इसको कितना लिखेंगे, x - 6 बटे ये कितना लिखेंगे, इसके सरफेस पे है इसलिए हम 3 लिखेंगे, नीचे 3 और इसको 0 करेंगे। जैसे ही आप 0 करेंगे तो ये k कट जाएगा, 2/3 प्लस 4/3 प्लस x - 6/3 विल बी इक्वल टू 0, तो 3 हटा दिया, 2 + 4 प्लस x - 6 बराबर 0, तो x बराबर आएगा 6 - 4 - 2 यानी कि 6 में से 6 गया 0 चार्ज, x का बदले 0 चार्ज। आपने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर किसी सिस्टम के बाहरी सरफेस को अर्थ करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर बाहरी सरफेस को अर्थ किया आपने, अगर आपने बाहरी सरफेस को अर्थ किया तो उस पर चार्ज 0 हो जाएगा, क्योंकि हम ये 2 बार करके देख चुके हैं। इस बात को हमेशा समझ भी लीजिए कि अगर किसी चीज के बाहरी सरफेस को, मेटल को आपने बाहरी सरफेस को अर्थिंग मार दिया तो ये श्योर हो जाइए कि बाहरी सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं आने जा रहा, ये बाहरी सरफेस को अर्थिंग करने के लिए ही है। आप देखते होंगे जो बाजार में जनरेटर होते हैं बड़े बड़े, उस जनरेटर को हम लोग बक्से में बंद कर देते हैं और उस बक्से में से एक लोहे की जो है लोहे का चेन निकाल के उधर जमीन में सटा रहता है, या उसके अंदर में मशीन स्टैंड रहता है, इस तरह से वो अर्थ से कनेक्ट रहता है। ऐसा करके हम श्योर करते हैं कि मशीन के अंदर कुछ भी हो, उसका जो बाहरी सरफेस है उस पर हमेशा 0 चार्ज रहेगा। एक तरह से वो आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है, अंदर कोई एक्सीडेंट हो सकता है, अंदर कोई माल फंक्शनिंग हो सकती है, तब ऐसे में आप उसको छुएंगे तो करंट लग जाएगी, नहीं। अगर बाहरी सरफेस अर्थ से कनेक्ट है तो आप निश्चिंत रहिए, अंदर कुछ भी होगा बाहरी सरफेस पर 0 चार्ज ही होगा। तो ये बाहरी सरफेस को हमने अर्थ करना सीखा। अब की बार हम लोग अंदर वाले सरफेस को अर्थ करके देखते हैं और इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। मान लीजिए अंदर वाले सरफेस को हम अर्थ करते हैं, चलिए इस जगह पे, तो ये वाला जो पार्ट है उसको हटा देते हैं हम और इसी डायग्राम को फिर से बनाते हैं। ये रहा, ये डायग्राम आपका रहा। अब इसी में अब की बार मैं इसको अर्थिंग कर रहा हूं। अब आप बताइए कि चार्जेज का बंटवारा किस तरह से होगा। तो चूंकि आपने इसको अर्थ कर दिया है तो ध्यान दीजिएगा, अब इस सरफेस पे कितना चार्ज हमने लिख दिया, x। बाकी का मैं नहीं जानता, बाकी के नियम अलग है, परंतु ये x हो गया। यहां पे 2 होगा ही होगा, यहां पे -2 होगा ही होगा। अब यहां वाले को हमने x कर दिया, यहां जब x कर दिया तो यहां पे भी -x लिखना पड़ेगा, और जब यहां -x लिखा तो यहां पर आपको +x लिखना पड़ेगा, और यह 6 तो है ही। तो ये इस तरह से हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। यानी जब अर्थिंग करिएगा ना तो चार्ज का एक वेरिएबल लाना पड़ेगा बाहर से, x y z a b कुछ भी लाइए, परंतु एक वेरिएबल अब आके रहेगा। आ गया। अब चलिए कहां का पोटेंशियल आपको मालूम है, आपको यहां का पोटेंशियल मालूम है कि ये पोटेंशियल 0 है, तो लिखिए पोटेंशियल k 2 बाई, ये 2 के बाहर है ना इसलिए रेडियस डिस्टेंस लेंगे 2 मीटर, प्लस इसके चलते यहीं का पोटेंशियल तो k x - 2/2, इसमें रेडियस ले लिया, प्लस इसके चलते अंदर का पोटेंशियल, तो इसके चलते अंदर के पोटेंशियल में हम रेडियस का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए होगा k, इसको कहेंगे 6 बाई, इसका रेडियस कितना है 3, और ये सारा कुछ कितना होगा 0 के बराबर होगा। तो k आपका कट गया और आगे आइए 1 प्लस x - 2/2 प्लस 6/3 यानी कि 2 बराबर 0। तो आप लिख सकते हैं x - 2/2
प्लस 2.5 बराबर 0, तो x माइनस 2/2 बराबर माइनस 2.5, तो x माइनस 2 बराबर माइनस 5, x बराबर माइनस 3 कूलम। x माइनस 3 कूलम होगा। यहां पे चार्ज 0 नहीं आया, तो अगर आपने बाहरी सरफेस को अर्थिंग किया तो आप श्योर हो जाइए कि उस पर चार्ज 0 आ जाएगा बाहरी सरफेस पे। लेकिन अर्थिंग अगर आपने अंदर की है तब ये श्योर नहीं है। तब आपको देखा आपने कि x बराबर -3 चार्ज है। पहले x कितना था? 6 था। अर्थिंग करने की वजह से कितना आ गया? -3। तो ध्यान दीजिए कि पहले चार्ज था 6 कूलम, बाद में हो गया -3 कूलम। तो चेंज कितना हुआ उसमें? तो चेंज कौन लाया? अर्थ ने लाया। कितना चार्ज अर्थ ने दिया? तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी -9 कूलम चार्ज अर्थ ने उसको दिया। तो आप कह सकते हैं कि जब आप बीच वाली गोले को, बीच वाले गोले के सरफेस को अगर आप अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो अर्थ से -9 कूलम चार्ज यहाँ जाएगा। नतीजा ये होगा कि 6 कूलम वाला चेंज होकर -3 कूलम हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि कंसेप्ट के कोई अंत नहीं है। कितने सवाल बन सकते हैं, इस पर दर्जन भर सवाल बना सकते हैं। और जो अच्छी अच्छी किताबें हैं वो किताबें कंडक्टर्स के ऊपर सवालों से भरी पड़ी हैं। परंतु अगर आपका कंसेप्ट सही रहेगा, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, फील्ड का, पोटेंशियल का कंसेप्ट समझ लेंगे और जो नियम है इस संबंध में उन नियमों को जान लेंगे, तो इस बात को समझ लीजिए कि जब कोई भी नियम न टूटे तो जो आंसर आएगा वो सही आएगा। आंसर वही होता है जिस आंसर को लाने में कोई भी नियम जो आपने इतने सारे कंडक्टर्स के बारे में लॉ पढ़े वो न टूटे। तो मुझे उम्मीद है कि मैं कंडक्टर के जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं 12वीं क्लास के स्तर के, मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ। फिर भी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप किताब लीजिएगा और उसमें कंडक्टर्स चैप्टर को पढ़िएगा। और अब आप पढ़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि उस किताब के अंदर जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं वो आपको पूरी तरह से समझ में आते हैं। अगर ऐसा होता है तो मैं खुश होऊंगा और मेरा जो प्रयास है ये फिजिक्स को आम जनता के सामने लाने का, ये थोड़ा सा सफल होगा। तब तक, जब तक हम लोग फिर से ना मिलें, तब तक पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।